Powerhouse of the cell, powerhouse of the cell, powerhouse of the cell. Yes students, आज हमारी बारी है powerhouse of the cell organelles माइटोकॉन्ड्रिया की। मैं रजनी सिन्हा, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्लास 9 के चैप्टर का। कौन सा ऑर्गेनेल? माइटोकॉन्ड्रिया। और आप लोग क्लास 8 से ही पढ़ रहे हैं कि इसे कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। वाई? बिकॉज इट जनरेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में फुल डिटेल इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चर एंड द ऑकरेंस एंड नेचर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सेल के अंदर, इफ देयर इज अ सेल, बीच में न्यूक्लियस, ये इधर उधर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हर सेल में इसकी संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। हर सेल में इसकी संख्या क्या होती है, इस एक को हम लोग यहाँ बड़े करके देख रहे हैं। हर सेल में इस माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अलग अलग होती है, क्योंकि ये पावर जनरेट कर रहा है, ये एनर्जी को जनरेट करता है। तो वैसे सेल जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वैसी जगह पर जो सेल प्रेजेंट होगा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। सो अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया की हम लोग बात करें, एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया की हम लोग बात करें, तो हम लोग सिंगुलर में माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियन। अगर एक माइटोकॉन्ड्रिया की हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे माइटोकॉन्ड्रियन। और एक सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं तो हम लोग फिर उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्लियर? अगर सिंगुलर है तो माइटोकॉन्ड्रियन। शेप कैसा होता है इसका? सेकेंड पॉइंट है हमारा, शेप कैसा होता है। सिलेंड्रिकल भी होता है, ये रॉड शेप भी होता है और स्फेरिकल भी होता है। इसका साइज क्या है? 0.2 मिलीमीटर से लेकर ये 2 मिलीमीटर तक हो सकता है। मीन्स वेरी करता है, सेल टू सेल में इसके साइज भी क्या होते हैं, वेरी करते हैं। बट 0.2 मिलीमीटर से 2 मिलीमीटर तक इसका साइज होता है। आइए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। बाउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। आइए देखें, बिल्कुल ही सिंपल सा स्ट्रक्चर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का वो मैंने बनाया है। आप लोग देख रहे हो कि एक बाहर एक मेम्ब्रेन है ना, एक आउटर मेम्ब्रेन है, इसको हम लोग कहेंगे आउटर मेम्ब्रेन। मैंने शॉर्ट में OM लिखा है, आउटर मेम्ब्रेन। और जस्ट इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है जो कि फोल्डेड है, इसको हम लोग कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। क्लियर? आउटर बाहर है तो आउटर मेम्ब्रेन, अंदर है तो इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है वो पोरस होता है। पोरेंस मीन्स इसमें छेद होते हैं। छेद क्यों होते हैं भाई? मटेरियल के आने जाने के लिए इसमें पोर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? और जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फोल्डेड होता है, जैसा कि आपको इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है, ये फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो फोल्ड है इनर मेम्ब्रेन का, इसको हम लोग जानते हैं क्रिस्टी के नाम से। कौन से नाम से जानते हैं हम लोग? क्रिस्टी के नाम से जानते हैं, फोल्डेड मेम्ब्रेन, है ना। ये जो होता है ये आउटर मेम्ब्रेन, क्लियर, और ये इनर मेम्ब्रेन। अगर इस इनर मेम्ब्रेन को निकाल करके हम बड़ा करके देखें, क्योंकि ये फोल्डेड है, तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन से बड़ा होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ इनर मेम्ब्रेन इज लार्जर देन आउटर मेम्ब्रेन। इसको अगर आप लोग बाहर निकालोगे और इसको खोल कर देखोगे तो क्या देखोगे? देखोगे कि इसका जो सरफेस एरिया है इनर मेम्ब्रेन का वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है इस आउटर मेम्ब्रेन से। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इसको हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसको हम लोग आउटर चैम्बर भी कहते हैं
ये वाला प्लेस को जो हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह रहे हैं, इसको हम लोग आउटर चैम्बर भी कहते हैं, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो चैम्बर है उसको हम लोग इनर चैम्बर भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्रिस्टे आर स्टर्डेड विथ F1 पार्टिकल या ऑक्सीजोम। ये जो क्रिस्टे होता है, इस पर ये जो आप लोग को स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये पूरे ही एरिया में, ये चारों तरफ सब तरफ इनर मेम्ब्रेन में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, और ये है F1 पार्टिकल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम ऑक्सीजोम भी है, और यहीं पर ATP का फॉर्मेशन होता है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस पॉइंट को हमेशा याद रखिए, यहीं पर क्या होता है, F1 पार्टिकल या फिर इसको ऑक्सीजोम भी कहते हैं, यहीं पर एनर्जी फॉर्मेशन होती है, मीन्स ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो इसी पार्टिकल पर ही चलता है। इंटीरियर कैविटी फिल्ड विथ मैट्रिक्स, ये जो अंदर की कैविटी है ना, इसमें लिक्विड फील्ड रहता है, इस लिक्विड फील्ड कैविटी को हम लोग मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। अब इस मैट्रिक्स में क्या क्या होगा, इस मैट्रिक्स में होता है क्या, एंजाइम्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, और DNA प्रेजेंट होते हैं। मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिक ऐसे सेल ऑर्गेनेल हैं जिसका अपना DNA और अपना राइबोसोम होता है। राइबोसोम जो है ये 70 सब यूनिट का होता है, कोएफिशिएंट यूनिट कहा जाता है जिसको, और अपना DNA होता है। लेकिन DNA जो होता है, याद रखना है इस पॉइंट को, इसके में जो अपना जेनेटिक मटेरियल, अपना DNA है, ये ह्यूमन बीइंग के DNA की तरह नहीं होकर ये सर्कुलर DNA होता है। सर्कुलर DNA मीन्स कि ये क्लोज एंड होता है, मीन्स ऐसा DNA का स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो मैंने बनाया, कहीं ओपन नहीं होता, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस में पाया जाता है उसका ओपन एंड होता है, इसका कोई ओपन एंड नहीं होता है, इसलिए इसको सर्कुलर DNA कहते हैं। ये मोस्टली बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। क्या कहाँ पाए जाते हैं, बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। आगे देखिए, अबाउंडेड इन हार्ट मसल सेल्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि ये माइटोकॉन्ड्रिया उस जगह पर ज़्यादा पाए जाते हैं जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है। तो हमारे पूरे बॉडी में कौन है जो बिना थके बिना रुके एनी टाइम काम कर रहा है, वो है हमारा हार्ट। सबसे ज़्यादा ये मसल सेल्स में पाया जाता है, क्योंकि मसल्स में ही को ही सबसे ज़्यादा काम करने होते हैं हमारे बॉडी में। फिर भी जो हार्ट मसल है वो कंटिन्यूअस 24 घंटे काम करती है। 24 घंटे क्या, ये हमारे पूरे लाइफ टाइम काम करती है। इसलिए यहाँ जो सेल्स मौजूद होते हैं, हार्ट सेल्स जो होते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इवन एक सेल में कम से कम 5000 माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। और एब्सेंट किस में होते हुए, तो RBCs में तो जग जाहिर है कि सब कुछ सारे सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट ही होते हैं उसमें, और बैक्टीरियल सेल्स में भी ये माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये था एक जनरल जानकारी। आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनके बीच जो स्पेस है इसको हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। यहाँ जो चैम्बर बनता है इसको हम लोग आउटर चैम्बर, अंदर वाले को इनर चैम्बर भी कह सकते हैं। ये जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड है, और ये फोल्ड जो है वो कहलाता है क्रिस्टी। क्रिस्टी के सरफेस पे मौजूद है F1 पार्टिकल, जिसको ऑक्सीजोम भी कहते हैं। यहीं पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, एनर्जी फॉर्मेशन होता है। बीच में जो लिक्विड फील्ड है उसको हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं, और इसी मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, और इसका अपना DNA और राइबोसोम होता है। यहाँ राइबोसोम अपना है, इट मीन्स ये अपना प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, क्योंकि राइबोसोम का काम ही है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। इसलिए यहाँ एक पॉइंट और है, दे आर रिगार्डेड एज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। ऑटोनोमस ऑर्गेनेल उसको कहा जाता है जो फुल्ली अपने आप पर ही इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है,
लेकिन यहाँ हम लोग इसको सेमी अपने आप पर डिपेंडेंट रहते हैं। कहने का अर्थ है कि उसका अपना प्रोटीन सिंथेसाइज हो रहा है, तो उन्हें कहीं बाहर से नहीं कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, सब अपने आप ही कर लेते हैं। इस सेल को जो ज़रूरत है वो अपने आप ही कर लेते हैं। पर ये सेमी है, मीन्स इसको अपने तो वो प्रोड्यूस कर ही रहा है, खुद तो वो प्रोड्यूस कर ही रहा है प्रोटीन को, मगर कुछ ना कुछ चीज़ें इसे बाहर से भी ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। हम लोग फंक्शन के बारे में जान रहे हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है? एटीपी का फॉर्मेशन करना इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अब इसका फंक्शन। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये सेल ऑर्गेनेल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में क्या कर रहा है, ये एनर्जी फॉर्मेशन कर रहा है। तो जो ये ऑक्सीडाइज होता है ये किसको यूज़ कर रहा है? ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है। ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है, इट मीन्स ये रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है। मीन्स ऑक्सीजन को यूज़ करके उसको ऑक्सीडाइज करके अगर हम एनर्जी फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। और क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है इसलिए हम लोग इस प्रोसेस को कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो इसका पहला फंक्शन क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन। इस प्रोसेस में होता क्या है, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, है ना, हमारा जो भी बॉडी क्या कर रहा है, खाना खा रहे हैं हम लोग, वो खाने को ले रहा है और फिर अब्जॉर्ब कर रहा है, हमारे खाने से न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करके ये ब्लड सेल्स के द्वारा कहाँ पहुँचाता है? हर एक सेल में जाकर उसे पहुँचाया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज के फॉर्म में यहाँ में फूड स्टफ ही लिखा है, आप ग्लूकोज भी लिखा हुआ देख सकते हो। तो ग्लूकोज क्या कर रहा है, तब तक एनर्जी फॉर्म नहीं करेगी, मीन्स हमारे खाने से सिर्फ एनर्जी प्रोडक्शन होने वाला नहीं है, इसे चाहिए ऑक्सीजन, जो कि हम अपने रेस्पिरेशन के प्रोसेस में लेते हैं, है ना। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से जब हम लोग ऑक्सीजन लिए और जो फूड स्टफ हमारे खाने से सेल के अंदर पहुंचा, तब ये दोनों जाकर के क्या करेंगी, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस करती है। कुछ एंजाइम भी इसमें इन्वॉल्व होता है और ये पहुंच जाता है कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया, सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है ये फूड स्टफ और ये ऑक्सीजन, ये दोनों ही चला जाता है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चला जाता है। कहाँ जाएगा भाई? मैंने बताया कि F1 पार्टिकल में ये सारे कामें होते हैं, याद रखना है आपको, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल याद रखना है इस चीज़ को। और वहाँ पर क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होता है जो वापस सेल से फिर लंग में और लंग से फिर हमारे नाक के द्वारा बाहर निकल जाता है। कुछ वाटर फॉर्मेशन होता है जो सेल अपने वर्क में यूज़ कर लेता है, ठीक है। और एटीपी के फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। इसी एनर्जी के फॉर्मेशन के कारण ही हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है इस माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल से। तो विच ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि यहीं पर क्या हो रही है? एनर्जी जनरेट हो रही है। इस एटीपी का फुल फॉर्म भी आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या फुल फॉर्म है भाई? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का फिर फुल फॉर्म है, आपको इसे याद कर लेना है। क्लास 10th में आप जाओगे, एनटीएससी का एग्ज़ाम लिखोगे, ये सब जितने भी ऑब्जेक्टिव मैं अभी बता रही हूँ ये सब कुछ आप लोग को एनटीएससी एग्ज़ाम के लेवल के बेसिस पे भी बताती जाती हूँ। आप लोग बिल्कुल ध्यान दिया कीजिए हर एक ऑब्जेक्टिव पे। जैसे कि मैंने भी बताया था कि ये अबाउंडेंट है किसमें? हार्ट मसल में। ये भी ऑब्जेक्टिव है। हार्ट मसल्स में सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। कहाँ नहीं पाए जाते? आरबीसी में नहीं पाए जाते, बैक्टीरियल सेल्स में नहीं पाए जाते। तो ये सारे पॉइंट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में बिल्कुल रखना है। हर एक पॉइंट जो मैं बताती हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज ऑल्सो नोन एज एनर्जी कैरियर, या हम इसे एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से।
एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं? तो एटीपी को एनर्जी करेंसी कहते हैं, या फिर एनर्जी कैरियर के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और एटीपी में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब एनर्जी करेंसी किसे कहते हैं पूछा जाता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया लिख के आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, बट एनर्जी करेंसी हम लोग इसको कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को। इसको क्लियर रखिए। एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मैकेनिकल वर्क। हमारे बॉडी में बहुत सारे काम चलते रहते हैं और इन सारे काम के लिए क्या चाहिए? हमें एनर्जी चाहिए, जो कहाँ से मिलता है भाई? इसी माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोड्यूस हुई है एनर्जी, उसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। लाइक मूवमेंट, हमारे बॉडी में बहुत सारे मूवमेंट चल रहे हैं और हम लोग खुद भी मसल से बहुत सारे मूवमेंट करते हैं, वो सब के लिए एनर्जी फॉर्म कर रहा है कौन? ये माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म कर रहा है। लोकोमोशन, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, जो डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू हमारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक में जो मूवमेंट चलता रहता है। फिर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में भी हमारे ट्रैक में बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, तो वो जो मसल्स का मूवमेंट है जिसको हम लोग पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं, उसके लिए भी एनर्जी इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो प्रोड्यूस हुई एनर्जी है उसी से हमें मिलती है। और बहुत सारे एंड मेकिंग केमिकल कंपाउंड, और बहुत सारे कंपाउंड्स भी हमारे बॉडी में बनते रहते हैं। लाइक बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे डीएनए रिप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए बन रहा है, आरएनए रिप्लिकेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये सारे प्रोसेस जो हैं ये केमिकल कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ये सब चीज़, प्रोटीन फॉर्मेशन, इन सब के लिए एनर्जी चाहिए। और सारे एनर्जी कहाँ से मिल रहा है? ये माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी, उसी से हमें मिलता है। तो ये है इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन। क्लियर है? आई होप आप लोग सबको क्लियर होगा। एक और पॉइंट जो आप लोगों को क्लास 9th में नहीं पूछा जाता है, फिर भी अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, इट मीन्स आप ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से या हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत ही अलर्ट हैं। और तब मैं बता दूं कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, ये आउटर मेम्ब्रेन में कैल्शियम पाया जाता है। ये आउटर मेम्ब्रेन बना होता है कैल्शियम से, ठीक है? किससे बना होता है? कैल्शियम से बना होता है। और ये कैल्शियम इस क्यों होता है? सेल सिग्नलिंग। आगे के हायर क्लासेस में आप पढ़िएगा कि एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल भेजता है, या कोई भी सिग्नल को रिसीव कर रहा है या दे रहा है, तो ये जो सिग्नलिंग होती है, सिग्नल को देना या रिसीव करना, इन सब में ये कैल्शियम का प्रेजेंस जो है इसके आउटर मेम्ब्रेन पे ये बहुत हेल्प करता है, ठीक है? तो बच्चों ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, फंक्शन बिल्कुल डिटेल, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़ो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करो और आई विल आंसर यू। सो थैंक यू।